इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। स्केप्टिक जी भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी भाई, आप मुसलमान हैं? और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्या हूँ। हो, पहले क्या थे? मुस्लिम। पहले मुस्लिम थे। कंफ्यूजन कब से शुरू हुआ? 6-7 महीनों से। क्यों हुआ? बहुत सारी चीजें थी, मतलब पता ऐसा लगता था कि मुसलमान बाय चॉइस हैं हम, मतलब बाय चांस है, बाय चॉइस नहीं है वगैरह वगैरह। तो मतलब फिर वही एक्सपैंड हो के फिर समझ में ही नहीं आता है। ओके, तो ये वाला सवाल तो हर चीज पर हो सकता है कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए बाई चांस हो कि बाई चॉइस हुए। हाँ, बट कोई सब्सटैंशिएटिव आंसर इसमें मिलता नहीं। खैर मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ आपसे मुफ्ती साहब, नहीं मैं नहीं, वो तो सवाल अहम है ना कि अगर आप मान लीजिए महज इस वजह से कि मैं बाई चॉइस नहीं हूँ, कि आप अपनी फैमिली पर सवाल उठा के छोड़ने के लिए तैयार है कि यार मैं नहीं, तुम्हें मैं नहीं तो चीजों पे खामखा पैदा होने दूंगा। ही सवाल, मैं अपने आप को एग्जैक्टली एक एग्नोस्टिक एथियस्ट नहीं बोलता हूँ, बट जो थीज्म के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में कुछ मैं आपसे बात करना चाह रहा था। और जो आर्ग्यूमेंट्स आपने जैसे स्पेसिफिकली आपने डिबेट में जो क्वेश्चन पूछा था जावेद साहब से, उसके ताल्लुक से सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे। चलें पूछें। तो आपने मुझे साहब आपने कहा था, जावेद साहब से आपने सवाल पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को, आवाज कट गई भाई। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं, चली गई इनकी आवाज। हाँ, अब आई है। हेलो, मुझे आवाज जी जी जी, आवाज आ रही है जी। अच्छा, एक चीज पूछ लूं, आप इंडिया से ताल्लुक रखते हैं कि पाकिस्तान से? इंडिया। अच्छा ठीक है, चलें जी। जी, तो आपने पूछा था कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस क्या एक लॉजिकल फैलेसी है या नहीं है। और अक्सर आपके आर्गुमेंट्स में और मुफ्ती साहब ने भी जो आर्गुमेंट्स डिबेट में प्रेजेंट किए थे, उसका कंक्लूजन यही निकल रहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस एक लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि आपके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, फिर उसके पहले कुछ था, तो फिर इवेंचुअली आप तक तो आना मुश्किल, मतलब आना पॉसिबल ही नहीं है ना। जी बोले बोले। जी, तो लेकिन इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है मुफ्ती साहब कि जो आप कह रहे हैं कि हम तक आना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इनफाइनाइट स्टेप्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट सिंपली ये है कि टाइम तो रिलेटिव है, टाइम तो ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट है ही नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज की जो सनलाइट जो है उसको अर्थ में आने के लिए हमारे हिसाब से 8 मिनट लगता है, लेकिन क्योंकि लाइट जो आ रही है वो कुछ स्पीड ऑफ लाइट में आ रही है, तो उसके लिए टाइम 0 है। तो सन को हमारे तक पहुंचने के लिए 8 मिनट हमें लगता है, हमारे हिसाब से सनलाइट को अर्थ तक आने के लिए 8 मिनट लगता है, लेकिन अगर आप सिर्फ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो फिर उसको कोई टाइम नहीं लगता है। तो इन्फिनिट रिग्रेस में एक लॉजिकल फैलेसी है भाई। वो टाइम इसलिए नहीं लग रहा है कि लाइट मुस्तकिल है, उसको आना जाना कहीं नहीं पड़ रहा है, यही कह रहे हैं ना? नहीं, आना पड़ रहा है, उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। वो ट्रैवल तो दुनिया को करना पड़ रहा है ना, लाइट तो अपनी जगह है। नहीं, लाइट मुफ्ती साहब एक बार इस पे आप, मैं चाहूंगा आप क्लैरिटी और भी ले लीजिएगा, दूसरे साइंटिस्ट को अगर आप जानते हो तो उनसे भी ले लीजिएगा कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लाइट ट्रैवल करती है, लेकिन आई नो इसमें किसी साइंटिस्ट से द फास्टर यू मूव इन कॉमन स्पेस, फिनोमिना है कि टाइम रिलेटिव है। ये बहुत कॉमन फिनोमिना है, टाइम रिलेटिव है। लाइट की स्पीड से नजदीक एक बात बताएं, सुनिए भाई, होल्ड ऑन, एक जरा ब्रेक लगाएं। मुझे एक बात बताइए, जो मैंने जावेद साहब से सवाल किया कि आपका कोई उस्ताद शायर होगा, फिर उनका कोई उस्ताद शायर होगा, ये सारे के सारे अलग अलग डायमेंशन के थे या सारे उस्ताद शायर इनके इसी डायमेंशन के थे? डायमेंशन से मुराद आपके यूनिवर्स है? हाँ, इसी यूनिवर्स में, इसी दुनिया में जहां मेरा और आपका टाइम है, या उनका टाइम कुछ और था, वो दूसरा वाला टाइम जो यूनिवर्स के बाद प्लैंक टाइम था उसमें थे, भाई इसी टाइम में थे ना? हाँ, लेकिन मैं जो रिलेटिव टाइम की बात कर रहा हूँ वो भी इसी टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब जब उनका और हमारा टाइम एक ही है और इसी टाइम में हम चलते चले जाएं इन्फिनिटली, तो अब मुझे बताएं कि जावेद साहब शायर हो सकते थे क्या? उसी एक टाइम को मान लेना, उसी इन रिलेशन टू वही टाइम जो रिलेटिव है जावेद साहब के लिए, वही रिलेटिव था उनके उस्ताद के लिए, वही रिलेटिव था एग्जैक्टली उनके उस्ताद के लिए, उसी तरह चलते चले जाएं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हमारा टाइम उनका टाइम, वैसा कुछ है नहीं, मतलब टाइम ऑन इट सेल्फ कोई ऑब्जेक्टिव एब्सोल्यूट चीज है ही नहीं, तो हमें ये कह ही नहीं सकते हैं। मानता हूं, हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉज की बात कर रहे हैं, हम इंसान की बात कर रहे हैं। जावेद कह रहे हैं कि सुनिए, जावेद साहब का उस्ताद शायर जावेद साहब की जिंदगी में था, उनका दादा शायर उनकी जिंदगी में होगा, उनका परदादा शायर उनकी जिंदगी में नहीं होगा। इस तरीके से हम पीछे चलते चले जा रहे हैं।
या पीछे भी ना जाएं, सब कुछ एक ही वक्त में? एक ही वक्त में जी, एक ही वक्त में सब कुछ? नहीं, लेकिन ये जो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं तो शायद बैक पीछे जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ तो अब जाएं पीछे, चलते हैं आपके साथ, इन्फिनिटली चलते हैं, हम भी बैठे आप भी बैठे। हाँ, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है ये इन्फिनिट है, लेकिन क्या पता कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये शायद 2 मिनट हो रहा क्या होगा। पता, क्या मतलब, ये क्या बात हुई भाई? देखिए मैंने बताया ना, जैसे सनलाइट जो है उसको आने बात है कि जो सन 1 की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ जावेद साहब के उस्ताद की बात हो रही है। वो उस्ताद सन में कोई बैठा है, इस दुनिया में बैठा हुआ है, जावेद साहब इस दुनिया में बैठे हुए हैं। जो टाइम उस जावेद साहब के लिए वही टाइम, वही टाइम उनके उस्ताद के लिए, वही टाइम उनके दादा उस्ताद के लिए, और हम पीछे चलते चले जा रहे हैं इसी सेम टाइम में, पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे तो इन्फिनिटी रिग्रेस, इसको आप जो है इसको आप लॉजिकल करके बता दें। जी आप बताता हूँ, जैसे कि आपने कहा कि चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप कह रहे हैं कि दुनियावी जिंदगी की बात कर रहे हैं आपके, एक मेरी जनरेशन 60 इयर्स की है, फिर 60 इयर्स होगा, फिर 60 इयर्स वगैरह वगैरह होगा, लेकिन उसके बाद में एक टाइम आएगा जहाँ पे इंसान था नहीं, और फिर उसके बाद जो टाइम रहेगा क्या पता वो बहुत कम, आपको लग रहा होगा कि इनफाइनाइट हो, लेकिन फिर वो फाइनाइट हो सकता है, क्योंकि टाइम तो एब्सोल्यूट है नहीं। बोलते रहे तो मैंने हो गया ना, जैसे अब मैं आप कह रहे हैं चलिए ठीक है, जावेद साहब के उस्ताद चले जाइए, फिर उनके उस्ताद चले जाइए, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब पहला इंसान कोई होगा, या ह्यूमन स्पीशीज पहली बार बनी होगी, पहला शायर कोई होगा। पहला को तो माना ना, पहले को मान लिया उन्होंने, पहला शायर होगा, लेकिन पहला शायर तो पहले शायर ने तो दुनिया नहीं बनाई है, उससे हम आई नो, हमने तो हम शेर व शायर की बात कर रहे हैं, पहले जो वक्त था, उसके बाद पहला इंसान होगा। जी पहला इंसान होगा जी, उस पहले इंसान से पहले कोई उसका कॉज होगा। हाँ, और उसका टाइम हमको पता नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं है, वहां पे तो आप कैसे, वहां पे आर्गुमेंट आप नहीं डाल सकते हैं। वेट, जो पहला कॉज होगा, जिसको हम फर्स्ट कॉज कह लेते हैं, उसको आप फाइनाइट मानते हैं कि इन्फिनिट? इनफाइनाइट स्टेप्स हो सकते हैं ना, मतलब मैं फाइनाइट कॉज के लिए मैं कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, क्योंकि टाइम अगर आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नहीं है भाई, मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि फर्स्ट कॉज इन्फिनिट है। हाँ तो ठीक है, फिर तो हम एग्रीमेंट पे आ गए, तो फिर तो आप अपने आर्गुमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। फर्स्ट कॉज को, जिसको हम खुदा मानते हैं, हम तो उसको लामहदूद बोलते हैं। लामहदूद का मतलब इन्फिनिट है, वो टाइम और स्पेस में है ही नहीं मुकैयद। इसमें एग्रीमेंट कहां हुआ? हम कहां गए उसे आर्गुमेंट के खिलाफ? हम ये कह रहे हैं, सुनिए, जावेद साहब का आर्गुमेंट ये था कि आप इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को ही इटर्नल और इन्फिनिट मान लो। क्यों मान ले भाई? वहां मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी, जैसे कि अभी आपने कहा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया ही को, इस यूनिवर्स को ही इन्फिनिट मानकर आप इसी को अपना कॉज मान लें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे यहाँ पे आने से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स पहले लिए जा चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स लेने के बावजूद भी हम एक लिए जा चुके हैं। व्हाट डज दैट मीन? मतलब जैसे कि आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस से हो जाता है ना, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि कोई हर एक कॉज का कोई कॉज ना हो, और फिर उसका कोई कॉज हो, फिर उसका कोई कॉज हो, तो हम यहाँ पे पहुंच नहीं पाएंगे। इन्फिनिट नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन जो फर्स्ट कॉज है वो इन्फिनिट है। इन्फिनिट का मतलब ये है कि वो टाइम और स्पेस बाउंड नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉज पे मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हाँ बोले, हाँ, फर्स्ट कॉज पर मैं आ ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इनफाइनाइट स्टेप्स हैं, और सभी का जो टाइम है वो, अभी आप फर्स्ट कॉज पर आ गए थे, अब आपने पलटी मार ली। नहीं, मैंने कहा कि फर्स्ट कॉज भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट रिग्रेस के आप जो कह रहे हैं कि वो एक फैलेसी है, उसके अगेंस्ट जो मैं आर्गुमेंट आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसके ताल्लुक से कह रहा हूँ कि मेरे से पहले इनफाइनाइट स्टेप्स रह चुके हैं, और वो इनफाइनाइट स्टेप्स जस्टिफाइड हैं, क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, इसीलिए। खाली बोल रहे हैं आप, वही आप अपनी बात को बदल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं, मैंने इनफाइनाइट रिग्रेस, देखिए सिंपल सी बात है, आपके पहले एक इंसान था, उससे पहले एक इंसान था, और इस तरीके से आप चलते चले जाएं। कहीं आप फर्स्ट कॉज पे रुकेंगे या कहीं रुकना नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। नहीं पता, आप इंसानों की बात करें तो पहला इंसान जरूर होगा। लेकिन मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉजेस की बात कर रहा हूं। इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस की बात की हमने, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ ह्यूमन की बात नहीं की है। जी हाँ, नहीं पता, उसको मैं नहीं बता सकता, एब्सोल्युटली नहीं बता सकता। फर्स्ट कॉज कहीं था या नहीं था? नहीं पता। अच्छा, क्यों नहीं पता? क्योंकि देखिए, एक आर्गुमेंट तो हो सकता है कि पहले कोई फर्स्ट कॉज था, उसके बाद में सारे अनकॉज कॉज था, उसके बाद में सारे कॉजेस हुए, वो ठीक है, लेकिन वही तो मैंने जो मैं आपको भी आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, तो वो तो जस्टिफाई कर सकता है ना इनफाइनाइट स्टेप्स को मेरे पहले।
भाई कैसे, मुझे बताएं, समझाएं इसको। बट मैंने बताया ना आपको, जैसे कि अब आप, अगर मैं कहूँ मैं 60 साल पहले जाऊंगा तो मेरे एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल बाद जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी, फिर आप 60 साल पहले जाएंगे फिर एक पीढ़ी आएगी। तो अच्छा चलो करते एक बात बताएं, टाइम के रिलेटिव होने के लिए आपका एग्जिस्ट करना जरूरी है या नहीं? मेरा एग्जिस्टेंस मतलब मेरा परसेप्शन ऑफ टाइम पूछ रहे हैं आप, कि सिर्फ टाइम का? टाइम रिलेटिव है मेरे, हाँ, तो मेरे तो रिलेटिव होने के लिए, किसी के भी रिलेटिव होने के लिए उसका एग्जिस्टेंस जरूरी है कि नहीं? जी जी। अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है? अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो तो टाइम एग्जिस्ट, आप कह रहे हैं अगर स्पेस एग्जिस्ट ना करता हो तो टाइम एग्जिस्ट कर सकता है, ये मैं पूछ कह रहे रहा हैं हूं कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट ना करती हो, ना मैं, ना आप, ना दुनिया, ना पार्टिकल, ना एटम, ना कुछ, टाइम एग्जिस्ट करेगा? नहीं नहीं करेगा ना। तो अब टाइम को तो छोड़ दें, टाइम की लग गई वाट। अब हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, जो चीज हकीकी एग्जिस्टेंस रखती हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हो, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो बॉडीज हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन हो, इन सब में हम कॉजेज देखेंगे। टाइम को छोड़ दीजिए, इन सब में हम कॉजेज देखेंगे कि यहां पर इन्फिनिट रिग्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। कॉजेज में आप कह रहे हैं इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, क्यों? इसलिए कि कॉजेज से टाइम एग्जिस्ट करता है, टाइम की वजह से कॉजेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा कि कॉजेज अभी तो आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। टाइम के रिलेटिव होने का मतलब यही है कि मेरा टाइम अलग, आपका टाइम अलग, ना मैं ना आप, तो टाइम ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा, अभी आपने बोला भाई, अभी आपने कहा कि अगर कोई भी चीज ना हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, यू जस्ट सेड इट। मैंने कहा अगर स्पेस ना हो तो टाइम एग्जिस्ट ना करेगा। आपने अभी आपने कहा कि कोई भी चीज अगर ना हो, कोई भी चीज अगर ना हो, चलो मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, स्पेस ना हो, अच्छा मैं कहता हूं चलो खाली स्पेस है, ना मैं ना आप, कोई नहीं है, कोई इंसान, कोई चीज, कोई मखलूक नहीं है, बस खाली स्पेस है, तो फिर एग्जिस्ट करेगा टाइम। तो टाइम उसमें स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। तो ये टाइम कैसा रिलेटिव है भाई? रिलेशन को समझने के लिए मेरा और आपका होना जरूरी है नहीं? रिलेटिव नहीं हो सकता ना। हाँ जी, रिलेटिव नहीं हो सकता। तो भाई एक बात रख लो कि टाइम रिलेटिव है कि टाइम एब्सोल्यूट है। अगर टाइम रिलेटिव है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसमें हमारा होना जरूरी है, तभी तो हम समझेंगे कि रिलेटिव है। अच्छा, हमारा होना जरूरी है टाइम रिलेटिव होने के लिए? हाँ, रिलेटिव होने के लिए तो हमारा होना जरूरी है जी। अभी ताजा हो रही है सारी चीजें। जब रिलेटिव होने के लिए हमारा होना जरूरी है तो टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। अच्छा, समझ में आया? अब नहीं इतना मुझे वो, ठीक है, मैं आपको इसको मैं एज अ सैटिस्फैक्टरी आंसर मानता हूं। आप कह रहे हैं टाइम की एग्जिस्ट करने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस जरूरी है, हमसे है टाइम, क्योंकि टाइम इन रिलेशन टू अस। रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन टू अस, टाइम हमसे है, हम टाइम से नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं इसको बस खाली एक, मैंने तो 2 सवाल थे, एक सवाल तो आपने जवाब दे दिया, ठीक है, थैंक यू फॉर दैट। दूसरा सवाल का जवाब ये था कि अगर मेरा भी ये बड़ा एक डायलेमा रहा है कि अगर मैं एग्नोस्टिक या एथिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी दुनिया गुजारता हूँ तो फिर मोरालिटी का बहुत बड़ा सवाल उठता है। और अक्सर जो मुल्हिद होते हैं, एग्नोस्टिक होते हैं वगैरह, वो कहते हैं कि मोरालिटी सब्जेक्टिव, और उसके ऊपर बहुत क्रेजी आप लोगों के काउंटर आर्गुमेंट होते हैं कि फिर अगर तुम कहते हो मोरालिटी सब्जेक्टिव, फिर उसका मतलब रेप, मर्डर, इंसेस्ट वगैरह सारी इस तरह की जो सोशल नॉर्म्स है उनको तुम कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिवली रॉन्ग नहीं है। तो इनको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन आप अगर इसको आप नहीं मानते और आप कहते हैं मोरालिटी इज ऑब्जेक्टिव, तो फिर आप स्क्रिप्चर बेस्ड मोरालिटी को मानते हैं। और फिर अगर आप स्क्रिप्चर बेस्ड मोरालिटी पे आते हैं तो फिर वहां पे मसले हैं, ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ ऑल क्लियर है। फॉर एग्जांपल आप खुद की वीडियोस में हम मोरालिटी को दोनों मानते हैं, सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी। कुछ मोरालिटी के आर्टिकल्स ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ सब्जेक्टिव हैं। जैसे आप लोगों का एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू का मसला यह है कि वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को मानते ही नहीं है, वहां मसला हो जाता है। तो कौन सी मोरालिटी सब्जेक्टिव है? जो भी आपने वो रेप का कहा था वो सब्जेक्टिव है? नहीं, रेप तो कौन सा मैंने कहा था, क्या मतलब, मैंने कब कहा था? जैसे मेरा काउंटर आर्गुमेंट यही होने वाला था कि अगर आप कहते हैं मोरालिटी स्क्रिप्चर बेस्ड है तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी स्क्रिप्चर बेस्ड मोरालिटी हो वो लोगों को इतनी अग्रीएबल लगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक थियोलॉजी में तो जो बुत परस्ती है वो एक बड़ा गुनाह है एज कम्पेयर टू रेप। दोनों ही गुनाह है लेकिन ज्यादा बड़ा गुनाह तो बुत परस्ती है ना जी। तो अब ये चीज को अगर आप, चलो अगर मैं बोल दूं कि मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा आसान और एक्सेप्टेबल कोई बात हो ही नहीं सकती कि जब हमने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया, हमने कहा कि इंसानी सोसाइटी ऑपरेट करने के लिए ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है, तो हम रेप ही कहेंगे ना। हम मुसलमान भी रेप ही कहेंगे इंसानी सोसाइटी को ऑपरेट करने के लिए, दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए।
लेकिन अगर आप ये कहेंगे जब खुदा के सामने पेश होंगे तो ज्यादा बड़ी बात क्या है, तो वो आइडल वर्शिपिंग है। तो फिर लेकिन कितना बड़ा ये एक फ्लॉ लगता है अगर नहीं, मैं इसका फ्लॉ पॉइंट कैसे हो ऑफ व्यू गया? से मैं रेफरेंस बता रहा पॉइंट हूँ, फ्लॉ बताता कैसे हूँ हो गया भाई? कि आप मतलब आप खुदा की इतनी आप वर्शिप करते हैं, उसको इतना मानते हैं, लेकिन उसके नजरियात उसकी जो वर्शिप है वो ना करना एक बड़ा गुनाह है, वर्सेस आपने किसी दूसरे इंसान को इस तरह से सब्जेक्ट किया, और ये यानी लोगों आप के ये लिए कह रहे गूगल हैं, नहीं एक है। मिनट होल्ड ऑन दोबारा बोलें, खुदा की हाँ, नजर में उसकी वर्शिप ना करना, गैरुल्लाह की वर्शिप करना ज्यादा बहुत बड़ा गुनाह क्यों है, हाँ ये पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो गुड लग ही नहीं रहा है, ये तो इविल लग रहा है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों है। वो जो वीडियो है, अगर आप मेरी देखेंगे 111 नंबर जो हमारी ये स्ट्रीमिंग होती है, उसमें 27 मिनट से देखना शुरू करेंगे तो आप मैंने इस चीज को वाजे किया है। मैंने वाजे इस तरीके से किया है कि जब आप गैरुल्लाह की वर्शिप करते हैं तो आप पूरी सोसाइटी को करप्ट करते हैं, चूंकि अब आपकी मोरालिटी अल्लाह के पास से नहीं आएगी बल्कि गैरुल्लाह के पास से आएगी। और जब आप मोरालिटी गैरुल्लाह से लेंगे तो हर इंसान मोरालिटी में इख्तिलाफ करेगा, किसी के नजदीक एक चीज मोरल होगी, किसी दूसरे के नजदीक दूसरी चीज इमोरल होगी। और जब ये इख्तिलाफ होगा तो कोई भी सोसाइटी थ्राइव नहीं कर पाएगी। उनको सिर्फ यूनाइट करने के लिए एक चीज रहेगी, वो है पैसा। आप दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड में जहां मैं agree कैपिटलिज्म करता का निजाम है, आप देखते हैं क्या चीज यूनाइट करती है पैसे के अलावा? पैसा ही है बस यूनाइट कर रहा। आप पैसे को निकाल देंगे, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। पैसा निकाल के देखते हैं। लेकिन फिर मैं इस चीज से तो अग्री करता हूँ मुफ्ती साहब कि अगर मैं कह दूं मोरालिटी सब्जेक्टिव और दुनिया का हर इंसान अगर ये मान ले कि मोरालिटी सब्जेक्टिव, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई चीज करने के लिए हमारे पास कोई स्टॉपेज नहीं होगा, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें कि अमेरिका जैसी सोसाइटी में, जिसको डेवलप नेशन कहा जाता है, आप देखिए कि जैसे ही यहां पर इस मुल्क में कोई जरा सी आफत आ जाए, ठीक है, लोगों के पास जिस दिन पैसा खत्म हो गया उस दिन यहां इस मुल्क में सिविल वॉर हो जाएगी और लोग एक दूसरे की जान और माल के दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि मोर देन 50% लोग खुदा के मानने वाले नहीं है। मोरालिटी लेकिन अगर जैसे मैंने कहा मोरालिटी सब्जेक्टिव, तो उसका काउंटर आर्गुमेंट आप कह रहे हैं, और इस्लामिक थ्योलॉजी के नजरिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोरालिटी इज बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ये आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ चीजें आर्टिकल्स ऑफ मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, कुछ आर्टिकल्स ऑफ मोरालिटी सब्जेक्टिव होते हैं। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं आपको, सब्जेक्टिव की मिसाल दे देता हूं। शादी ब्याह में जो रस्में होती हैं वो सब्जेक्टिवली मोरल इमोरल होती हैं। भाई आपने आप जहेज की रस्म ले लें, तो जहेज की रस्म जो है वो सब्जेक्टिवली इमोरल है। कहीं ठीक है, एक बाप अपनी बेटी को कुछ देता है, सिर्फ अपनी बेटी को देता है, उसका बेटे से कोई लेना देना नहीं है, यानी दामाद से, उसकी डिमांड के बगैर देता है, ठीक है, दे जो चाहे दे, लेकिन एक डिमांड की बुनियाद पर देता है, ये सब्जेक्टिवली इमोरल है। नहीं, पर ये तो दो अलग चीजें ही हो गई ना, एक चीज थोड़ी ना है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए सब्जेक्टिव है ना, दो अलग अलग चीजें, इसीलिए सब्जेक्टिव है। नहीं, सब्जेक्टिव वो होगा जब एक ही चीज हो और उसके दो नजरियात हो। यहाँ जो दहेज की आप बात कर रहे हैं, एक जगह तो कोई वॉलंटरी अपने बाप अपनी बेटी को गिफ्ट कर रहा है, वो अलग चीज हो जाती है, लेकिन हाँ। एक जगह जो है कि एक डिमांड की जा रही है और उसके डिमांड में प्रेशर में दब के बाप बेटी को दहेज दे रहा है, वो अलग चीज हो जाती है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। नेशनल फ्लैग को जलाना मॉरल है कि इमोरल? मेरे हिसाब से, मतलब आप किस नजरिए से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे सिंपल सवाल कर रहा हूं, नेशनल फ्लैग को जलाना मॉरल है कि इमोरल? नेशनल फ्लैग को जलाना मॉरल है कि इमोरल है? मेरे हिसाब से तो इमोरल है। इमोरल है। आपके एतबार से इमोरल है, चूंकि इंडिया में इमोरल है। अमेरिका में नोबडी केयर्स, जलाओ जितना जलाना है। नहीं, लेकिन मैं उसका ताल्लुक इस्लामिक थ्योलॉजी से कहूंगा। भाई इट डजंट मैटर, आपने कहा सब्जेक्टिव कैसे होती है? आप इसी को इस्लामिक स्टेट में ले जाएं। इस्लामिक स्टेट में मसलन नेशनल फ्लैग को, और जिसके ऊपर कलिमा लिखा होता है, उसको जलाना इमोरल होगा। अब आपको मैंने इतनी सारी मिसालें दे दी, आपको वो नहीं लग रहा उसको इस्लामिक थ्योलॉजी में लेके जाना है आपको? नहीं, बट जैसे कि तो चलें, इतनी गुफ्तगू हो गई, वरना तो यहीं बैठे रहेंगे सुबह तक के। यहां तक के बात हो गई है, अब इंशाल्लाह अगली मरतबा आ जाइएगा। मैंने सारी आपको मिसालें दे दी, इस पर गौर कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, और कौन है आगे? इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। फिलहाल अभी तो, बाद में क्या हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही है। नहीं, लोगों को पता न होना, आपने कहा कि अगर इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट,
तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज नॉट प्रूवन, उस वक्त प्रूवन नहीं था। तो क्या आप कह रहे हैं कि इट डिडंट इवन एग्जिस्ट? तो हमारे जो नौजवान हैं वो एक बबल में जी रहे हैं, यानी उनके इर्द गिर्द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने एक बहुत मजबूत बबल बना दिया। आप टीवी उन्हीं का देखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अभी कुछ दिन पहले इस्माइल हनिया की शहादत हुई, तो उनकी शहादत को कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर सिर्फ रिपोर्ट किया, कहा कि हाँ जी उनको शहीद हो गए। तो फेसबुक ने इस नाम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जैसे ही कोई पोस्ट लगाएंगे इस नाम के साथ, आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। ये कौन है भाई? श्री राम शेख, ये कौन सा नाम है? इस नाम को हल किया जाए पहले। ये नॉन मुस्लिम ही है, शुरू से ही लगे थे कमेंट में कि मुझे ज्वाइन होना है। अच्छा, दीजिए इनको। जी भाई, ये तो आपने अजीब नाम रखा है, श्री राम शेख। क्या हालचाल? वो बस ऐसे ही दोनों का मिला के रख दिया। नहीं, गंगा और जमुना। हाँ अच्छा, उस टाइप का। हाँ जी तो बोलिए। मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, आपका 100th एपिसोड है, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। मेरा एक्चुअली मैं किसी बिलीफ को नहीं मानता हूँ, मैं एथियस्ट भी नहीं बोलता हूँ खुद को, तो आई एम लाइक कंप्लीटली न्यूट्रल, आई एम नोवेयर। तो मेरे कुछ सवाल थे। नहीं, तो आपने कहा आप किसी बिलीफ को नहीं मानते, यानी आप सनातनी नहीं है, आप मुसलमान नहीं है, आप सिख जैन कुछ नहीं है, और एथियस्ट कुछ नहीं। ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहे तो आपके हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता। नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं नहीं रख सकता ना, मैं सामने वाले को कैसे कैटेगराइज करूं? सामने वाला खुद बताएगा ना अपना तारुफ। अब मसलन अगर कोई आदमी आकर ये कहे मुझसे, ये सिर्फ एग्जांपल है, कि ना तो मैं इंसान हूं, ना मैं जानवर हूं, ना मैं फरिश्ता हूं, ना जिन हूं, तो अब हम उससे पूछेंगे भाई ये क्या बात हुई? कुछ ना कुछ तो हो तुम, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये, यानी ठीक है आपका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, तो जिसका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं होता वो या तो अपने आप को एथिस्ट कह लेता है, एग्नोस्टिक कह लेता है, स्केप्टिक कह लेता है, डीइस्ट कह लेता है, बहुत सारी चीजें हैं। आपने ये भी इनकार कर दिया कि मैं एथिस्ट भी नहीं हूं। तो सवाल ये है कि ऊपर वाला जिसको हम खुदा कहते हैं, खुदा है या नहीं है, उस ताल्लुक से आपका क्या नजरिया है? तो अगर आप चाहे तो फिर मुझे एग्नोस्टिक या फिर स्केप्टिक की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, नहीं आप, मैं चाहूं का मतलब नहीं है, आप खुद बताएं कि कौन सी कैटेगरी आपको सूट करती है। खुदा के ताल्लुक से चले अभी तय हो जाएगा, खुदा है या नहीं है। आप पूछ रहे हैं मुझसे? जी। वो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, आपको नहीं पता कि खुदा है या खुदा नहीं है, सही है। लेकिन जब तक ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए या फिर इन जनरल देखा जाए, इफ समथिंग इज नॉट येट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट। फिलहाल अभी तो, बाद में क्या हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही है। ये प्रिंसिपल, चलें इसी प्रिंसिपल पर बात कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल तो गलत है कि अगर कोई चीज अभी तक प्रूव नहीं की जा सकी तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। ये प्रिंसिपल गलत है। क्या आपको लगता है कि आज से अगर हम 100 साल पहले चले जाएं, 1929 से पहले, एडविन हबल की टेलीस्कोप से पहले, जब ये डिस्कवर नहीं किया गया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं कर रहा था? हम बोल सकते, मतलब हो रहा था, लेकिन लोगों को पता नहीं था, तो लोग तो ये अज्यूम करते थे कि नहीं है। लोगों को पता न होना, आपने कहा कि अगर इफ इट इज नॉट प्रूवन इट मींस इट डजंट एग्जिस्ट, तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स वाज नॉट प्रूवन, उस वक्त प्रूवन नहीं था। तो क्या आप कह रहे हैं कि इट डिडंट इवन एग्जिस्ट? नहीं, वो हो रहा था, लेकिन अजम्पशन तो ये था कि ये ऐसे, ये तो मतलब तो नहीं था। आप उस असम्पशन को यही तो कहेंगे ना कि लोगों की इग्नोरेंस थी। हाँ, बोल सकते हैं। वैसे साइंस या टेक्नोलॉजी उतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि सही, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो टेक्नोलॉजी या साइंस इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी, लिहाजा लोगों में इग्नोरेंस थी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था।
इग्नोरेंस तो नहीं बोल सकते उस वक़्त, क्योंकि अगर टेलीस्कोप या फिर उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं थी वो टाइम पे, तो ऐसे नहीं था कि वो अवेलेबल थी और लोग जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे थे, ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। इग्नोरेंस का लोग मतलब अपने जानबूझकर इग्नोर करना नहीं होता मेरे भाई। इग्नोरेंस का मतलब बस इग्नोरेंस है कि पता नहीं, हाँ, जिसको हम यानी लोगों को पता नहीं था, उसी को आप हुँ, इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उसूल है, ये जो प्रिंसिपल आपने दिया, ये प्रिंसिपल कंसिस्टेंट नहीं है। ये गलत है कि अगर लोगों को पता नहीं है तो वो चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करती। मतलब सेम जैसा एलियन, अगर आप पूछेंगे कि अभी एलियन है या नहीं, हुँ, पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि इतना बड़ा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स है, इतनी सारी गैलेक्सीज़ है, सोलर सिस्टम्स होंगे, ठीक? हाँ, पॉसिबिलिटी तो ये बोलती है कि देयर इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ समवेयर द लाइफ फॉर्म एक्सिस्ट, लेकिन अब तक मिला नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि डज़ डू एलियंस एक्सिस्ट? तो अभी तो हम बोलेंगे नहीं। नहीं आप कभी तो आप कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी से ऊपर आप प्रोबेबिलिटी पे चले गए कि प्रोबेबिलिटी हाँ, भी है, फिर हाँ, कह रहे हैं कि नहीं है। क्योंकि मिला नहीं ना अब तक। नहीं, आप ये जवाब नहीं देंगे, आप जवाब ये देंगे कि हो सकता है कि हो सकता है ना हो। हाँ, आप हो ये नहीं सकता है, कहेंगे कि मोस्टली हो नहीं है, सकता है, मोस्टली हो सकता है। ठीक है। तो देखें ये जो आपका आर्गुमेंट या जो प्रिंसिपल है, इसके अंदर ये बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम है। हुँ, चूँकि मसलन अगर आप किसी एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ इंटरनेट नहीं है, टीवी नहीं है या मालूमात बहुत कंट्रोल्ड है। इमेजिन करें कि आप नॉर्थ कोरिया में हैं, जहाँ सिर्फ़ स्टेट टीवी है और आपको सिर्फ़ ये बताया जाता है, जो किम जोंग उन चाहता है, वो आपको बताया जाता है। अब आपको नहीं पता कि अमेरिका नाम की भी कोई चीज़ है, या हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन ये नहीं पता कि अमेरिका में लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा मुल्क है। और आपको मसलन कनाडा का आपने कभी नाम नहीं सुना, तो क्या कनाडा एग्ज़िस्ट नहीं करता नॉर्थ कोरियंस के लिए? ऑफ कोर्स कनाडा एग्ज़िस्ट करता है, ये उनकी इग्नोरेंस है कि उनको नहीं पता। ऐसे ही खुदा के बारे में कहा जा सकता है कि आपको नहीं पता, इसका तो मतलब उसको ये है कि ये आपकी इग्नोरेंस हुई ना। उससे सॉरी, ये उसको कैसे जो साबित हो गया आपके कि खुदा मौजूद नहीं है? आपने आपने नॉर्थ कोरिया का एग्ज़ाम्पल दिया, उसको इग्नोरेंस नहीं बोल सकते हम लोग। वो बोल सकते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ या फिर रेस्ट्रिक्शंस है, जिसके चलें कारण अगर उनको चलें परमिशंस नहीं है एक्सप्लोर करने की, तो ठीक है, इग्नोरेंस नहीं बोल सकते। इग्नोरेंस ऐसे कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जानबूझ के आप टाल रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है। चलें हम इसी को लेते हैं रिस्ट्रिक्शन। हम रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से आती है? रिस्ट्रिक्शंस आती है बाज़ मर्तबा हुकूमत या कोई गवर्नमेंट कोई कानून बना देती है, जैसे नॉर्थ कोरिया में ये कानून हाँ, बना दिया कि आप बाहर का टीवी चैनल, यूट्यूब, इंटरनेट ये कुछ नहीं देख सकते। अगर देखे गए, पकड़े गए तो आपको जेल हुँ, है। हाँ, और एक रिस्ट्रिक्शन इस तरह आती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है, वो इस तरीके से चेंज कर दिया गया कि आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आप एक बबल में पहुँच गए। ये भी एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, हो सकता है, हाँ। जी, तो गुज़िश्ता 100 साल से हम जिस दौर में जी रहे हैं चाहे वो कॉलोनियल एरा हो या पोस्ट कॉलोनियल एरा, तो हुँ, हमारे जो नौजवान हैं वो एक बबल में जी रहे हैं। यानी उनके इर्द-गिर्द वेस्टर्न सिविलाइज़ेशन ने एक बहुत मज़बूत बबल बना दिया। आप टीवी उन्हीं का देखते हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो हिंदी में हो कि तमिल में हो कि इंग्लिश में हो। मूवीज़ आप उन्हीं की देखते हैं, उन्हीं के आइडियोलॉजी के ऊपर देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वही सब, मीडिया के ऊपर सब, हर चीज़ कंट्रोल्ड है। चाहे वो गवर्नमेंट कंट्रोल ना कर रही हो, लेकिन एक सिविलाइजेशन उसको कंट्रोल कर रही है। तो क्या आप इसको रिस्ट्रिक्शन मानेंगे? ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको फ्री माइंड दिया गया है। आप प्रूफ ढूँढ सकते हो, वो फिर उसका बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसको साइंटिफिकली और जो आपका सेंस है, उसके हिसाब से आप उसका कंपैरिज़न करके फिर कंक्लूजन पे जा सकते हो। मिसाल के तौर तो पर अगर आप मैं अगर फेसबुक के ऊपर हुँ, हुँ। एलजीबीटी के खिलाफ कोई सबूत दूं और ये कहूं कि ये लोग जो हैं इनमें एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है, आपको क्या लगता है कि फेसबुक मेरी वो पोस्ट डिलीट करेगा या बाकी रखेगा? वो मुझे पता नहीं, फ़ेसबुक मैं यूज़ नहीं करता। चले मैं यूज करता हूं तो मैं बताता हूं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम फौरी तौर पर उसको डिलीट कर देगा। यूट्यूब के ऊपर अगर मैंने ये कह दिया, तो हो सकता है कि कुछ लोग रिपोर्ट करें और मेरी वीडियो को डिलीट कर दिया जाए, मेरे चैनल को बैन कर दिया जाए। ठीक है? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आप दूसरी साइड तो दिखा ही नहीं सकते। आपने कभी सोचा है कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ और एवोल्यूशन जो यानी एवोल्यूशन है बायोलॉजिकल, उसके खिलाफ आप ज़रा रिसर्च करके दिखाएँ। क्या आप रिसर्च कर लेंगे डार्विनियन एवोल्यूशन के खिलाफ?
यूनिवर्सिटी में? हाँ, रिसर्च कर सकते हैं, हाँ। नहीं कर सकते हैं। रिसर्च करके हम लोग पेपर नहीं सबमिट कर कर सकते सकते हैं, हैं, साइंस जर्नल नहीं या कर फिर जो सकते भी है। भाई, आपका प्रपोज़ल ही एक्सेप्ट नहीं होगा। रिसर्च करने का एक पूरा तरीका होता है। क्योंकि मेरे रिसर्च ख्याल करने से जब ये तो थियरी बहुत पहले मैंने स्कूल में ही पढ़ी थी और मुझे पता है, तो ये बहुत पहले प्रपोज की गई थी और इसके अगेंस्ट बहुत मतलब ऑब्वियसली लोगों ने, जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो हुँ, उन्हीं डार्विन के साथ जो मतलब सहमत नहीं थे, उन्होंने ट्राई किया होगा कि अभी भी करते होंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया अब तक, कोई भी नहीं कर हुँ। सकता न कर सका। मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी जो मालूमात है वो वही रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है, आपको नहीं पता। जब आप उस रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन से निकलेंगे, तो आपको कहीं न कहीं कुछ पीसेस मिल जाएँगे। तो चंद साइंटिस्ट ऐसे ज़रूर हैं, लेकिन ये वो साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने अपने करियर की कोई परवाह नहीं की। उनको फ़ोर्स किया गया, यूनिवर्सिटियों से निकाला गया और उनकी जॉब्स गईं, लेकिन वो अपने उस नज़रिए पर खड़े रहे। क्यों? क्योंकि वो डार्विन एंड एवोल्यूशन के खिलाफ बोल रहे थे। माइकल बीही एक बड़ा नाम है, इस ताल्लुक से कभी सर्च करें तो मिल जाएगा। पॉइंट ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च करते हैं, तो पीएचडी लेवल के ऊपर जाकर, तो पहले आप अपना टॉपिक मुंतखब करते हैं। टॉपिक तय करने के बाद फिर आप उसका प्रपोज़ल देते हैं, प्रपोज़ल पर को डिफेंड करते हैं। उसके बाद फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर वाइवा होता है। तो आप जब टॉपिक आप देंगे ना अपने प्रोफेसर को, और मान लीजिए आपने प्रपोज़ल दे भी दिया, तो जो आपका डिपार्टमेंट है वो उसको डिफेंस के लिए आगे बढ़ने ही नहीं देगा। ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों का हाल है, अनलेस ये कि कोई बहुत ही कंजर्वेटिव मुल्क हो, ओके, और खालिस मजहबी मुल्क हो, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप वेस्ट में आ जाएं, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको फंडिंग ही नहीं होगी। चूंकि यहाँ यूनिवर्सिटियों में पीएचडी लेवल पर फंडिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको फंडिंग ही नहीं मिलेगी, नहीं, पॉसिबल ही मेरे नहीं। ख्याल से आप मतलब बहुत कुछ एक्सेप्शनल एग्ज़ाम्पल दे के बोल रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसे नहीं होगा। मैं खुद मेरे इधर भाई, रहता इट्स नॉट हूँ, एक्सेप्शनल। मैं आई इंडिया कैन में गिव यू नहीं रहता हूँ। एग्जांपल्स कि किस तरीके से लेबोरेटरीज के जो फंड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं जब आप उनके जो तौर तरीके, जो मतलब जिनको आप टैबूज बोलते हैं ना, मतलब उस सेंस में। तो वहाँ मिसाल के तौर पे आई कैन गिव यू हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स की कन्वर्जन थेरेपी, होमोसेक्सुअलिटी के जेनेटिक इशू पे जब लोगों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिसर्च करने की कोशिश की है, दे हैव बीन कैंसल्ड बाय द साइंटिफिक एकेडमिया। क्यों? बिकॉज दे हैव पॉलिटिकल बायसेस। तो ये तो सीधी सी बात है, ये इसमें तो बहुत से रिसर्च पेपर्स मैं आपको दे दूंगा। हाँ, ये जी हाँ, लेकिन कोई कंट्रीज़ में हुआ होगा कोई कोई एक्सेप्शनली, नहीं, ये पूरे बाहर किया वेस्टर्न जाए तो एटमॉस्फेयर रिसर्च की में होता होगा। मिसाल है ये। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई पूरा वेस्टर्न एटमॉस्फेयर इसी के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, अनलेस ये कि अगर आप कोई बहुत मजबूत रिलीजियस कंट्री हो तो बात अलग है। मतलब आप सऊदी अरब में काम करेंगे, हो सकता है कि सऊदी अरब में कर लें अभी, लेकिन जाहिर है कि इसीलिए दुनिया सऊदी अरब को ये कहती है कि ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। क्यों? इसलिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बहुत सी चीजें करते हैं। तो इससे साबित ये हुआ कि आप खुद एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। उसकी ताजा तरीन मिसाल बताता हूं मैं आपको। अभी कुछ दिन पहले इस्माइल हनिया की शहादत हुई। तो उनकी शहादत को कुछ लोगों ने फेसबुक के ऊपर सिर्फ रिपोर्ट किया, कहा कि हाँ जी उनको शहीद हो गए। तो फेसबुक ने इस नाम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जैसे ही कोई पोस्ट लगाएंगे इस नाम के साथ, आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है? तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं आता, रिस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है। पूरी कम्युनिटी मिलकर, एक सिविलाइजेशन मिलकर क्रिएट करती है। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए और आपने रिलीजन को डिनाउंस कर दिया कि मैं रिलीजियस हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन थी। अगर आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड और अनबायस इंफॉर्मेशन होती तो हो सकता है कि आज आपका वो अप्रोच ना होता जो है। हाँ, आप ये कुछ मतलब ऐसे ये मुझे मैं पर्सनली तो ऐसे सेंस नहीं बन रहा कि एवरीथिंग इज़ रिस्ट्रिक्टेड। आपको मतलब कुछ मतलब आंसर्स ढूँढना चाहो तो ढूँढ नहीं सकते, क्योंकि यू आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट या फिर जो भी आपको कंट्रोल करता है, द मीडिया वन हु या इज फिर। कंट्रोल्ड डज नॉट नो दैट ही इज कंट्रोल्ड। ये तो उसूल है ना। अगर आपकी आंख पर पर्दा डाल दिया गया तो आपको वही दिखेगा ना जो पर्दे पर दिखाया जा रहा है। उसके बाहर तो आप देख ही नहीं सकते ना। तो आप क्या बोल रहे हो? सो पर्दे के आगे कैसे कैसे देखें? हाँ, जब आपको ये एहसास हो जाएगा ना कि पर्दा है, तो पर्दे के आगे फिर दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आपको ये एहसास नहीं है। अभी आप ये कह रहे हैं मैं तो कंट्रोल्ड ही नहीं हूं, लेकिन जबकि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड। ठीक है? क्यों? आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो वही है कि जो उस कंट्रोल एनवायरनमेंट ने क्रिएट किया है आपके लिए।
ऐसे हो सकता है कि ये दिस आल्सो अप्लाइज टू यू आल्सो, मे बी यू आर आल्सो कंट्रोल्ड और ब्रेन वॉश, दैट्स व्हाई यू बिलीव व्हाट यू बिलीव। आपको कैसे पता कि सच क्या है फिर? हाउ डू यू हाँ, हाउ कैन यू ये प्रूव? ये 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 आपने सही सवाल किया, लेकिन उसका जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, जवाब ये है कि हम इस वक्त अगेंस्ट ऑल द ऑड्स जाकर बात कर रहे हैं। पूरी जो वेस्टर्न एटमॉस्फेयर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिर्फ वेस्ट में नहीं है, सिर्फ अमेरिका इंग्लैंड में नहीं है, वो आपके गांव और कस्बे में भी है। ठीक है, चूंकि जो करिकुलम है दुनिया का, कॉलेज का, स्कूल का, जो भी है, वो सब वही है जो वेस्टर्न एकेडमिया से इंस्पायर्ड है। हम उसके मुखालिफ जाकर बात करते हैं। आप मतलब वेस्टर्न, आपका वो मतलब ये जो साइंस अगर पढ़ाई जाती अगेंस्ट है वो ऑल दी सब वेस्टर्न ऑड इन्फ्लुएंस्ड है? अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर आप बात करें, तो इसका मतलब ये कि आप उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं, और वो हमेशा वो लोग माइनॉरिटी में होते हैं। आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि ये जो जब फ्रीडम फ्रीडम फाइट चल रही थी इंडिया में, तो कितने लोग फ्रीडम फाइटर्स थे? बहुत कम लोग। पूरा इंडिया, पूरी पॉपुलेशन तो फ्रीडम फाइट में शामिल पूरे नहीं थी। नहीं हो सकते ना, चंद हर ही कोई हर काम लोग थे नहीं ना। कर सकता है। एग्जैक्टली, चंद ही लोग थे। ये वो लोग थे कि जिनको एहसास था कि हमें गुलाम बना लिया गया। क्या अंग्रेज आसानी के साथ कब्जा कर सकता था कि अगर इंडियन अंग्रेज का साथ न देते? उन्होंने साथ दिया। फौज में तो सारे इंडियन ही थे ना, वो तो ऊपर की रैंक में सारे अंग्रेज होते थे। वो तो तो जबरदस्ती इसका भरे हुए थे कुछ, हाँ, उन्होंने जो भी रेस्ट्रिक्ट था, किया होगा कुछ इसका लोगों मतलब ने, ये है हाँ। कि वो कुछ लोग थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, हम इस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं जिएंगे। वो खड़े हो गए और अंग्रेज के खिलाफ लड़ने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जाकर बात करता है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं है। जो उस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करता है, वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ जाकर बात कर रहा हूं, और हम माइनॉरिटी में, आप मेजोरिटी में हैं। मैं कैसे मेजॉरिटी में आ गया? इसकी मैं बताता हूं। क्या मुसलमानों में भी सब क्या हम्म। वो बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हम इस्लाम का मुकदमा पेश करते हैं, 99% मुसलमान नहीं करते हैं। हम तो अपने आप को 1% मानते हैं मुसलमानों में। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये है कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में हैं। बात बहुत दूर चली गई। हाँ, मैं एक्चुअली पूछने के लिए कुछ और आया था, लेकिन आप जी दूसरी तरफ ही ले गए, जी जो कि शायद वो मेरा ये नहीं था। मुझे एक्चुअली पूछना था कि इस्लाम जिस तरह से मैंने जो सारे तो नहीं बोलूंगा, जो मेजर रिलीजन है उनके बारे में पढ़ा था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आए, उनके पीछे क्या रीजन था, कैसे इवॉल्व हुए। तो मैंने पढ़ा कि इस्लाम जो है वो अराउंड 6th सेंचुरी ऐसे अस्तित्व में आया था, जब बुक मिली थी कुरान हम्म प्रॉफेट मोहम्मद को। तो उस टाइप से ऐसे हिस्टोरिकली वो हम देखते हैं कि 6th सेंचुरी से एग्जिस्टेंस में आता। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 6th सेंचुरी से पहले तो बहुत सारे जो बिलीव्स थे वो एग्जिस्टेंस में थे, जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, और उससे पहले भारत के बाहर भी बहुत सारे बिलीव्स थे एग्जिस्ट। तो इतनी देर क्यों होगी? मतलब रीजन क्या है कि 6th सेंचुरी में ये हुआ? रीजन वही मेरे भाई, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है जिसमें आप जी रहे हैं। ये तो, लेकिन अगर आप ये ना ऐसे हो, नहीं, ये तो प्रूवेबल नहीं है। आप ऐसे बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड वो है तो मैंने ये प्रूव आप। कर दिया। अब आप उसको नहीं, आपने प्रूवेबल प्रूव न नहीं माने। किया। मैं आप जवाब तो दे बोल रहे दूं? हैं कि मेरे मैं ख्याल जवाब से। दे दूं ये आपको? जवाब सुन लीजिए, एक हाँ, मिनट आप। बोलिए। हाँ जवाब जी। दे देता हूं। हाँ। देखिए, आपका ये सवाल दरअसल सोशल मीडिया का भी नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप का सवाल है, जो आपको व्हाट्सएप से बताया गया कि भाई इस्लाम जो है वो तो 1400 साल पहले आया। जी, मैं व्हाट्सएप 600 यूज नहीं AD। करता हूँ। व्हाट्सएप ही इंफॉर्मेशन के लिए, व्हाट्सएप यूज करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये कहना कि इस्लाम 600 AD में आया, ये दलील है इस बात की कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बहुत लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। हम ये कहते हैं कि शरीयत, और ये अलग बात है कि शरीयत के लिए बाज मर्तबा इस्लाम का लफ्ज कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन असल का मकसद क्या है कि कुरान और शरीयत 1400 साल पहले आई। इस्लाम तो पहले दिन से इस दुनिया में है। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, इस्लाम साथ में आया। चूंकि इस्लाम के माना क्या है? इस्लाम के माने सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक नहीं चला करते थे? हम तो खुद कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो पैगंबर थे,
उनमें हजरत ईसा हैं, हजरत मूसा हैं, हजरत इब्राहिम है, हजरत इस्माइल है, हजरत नूह है और हजरत शीस हैं और बहुत सारे पैगंबर हैं। ये सारे के सारे खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर गए, सारे के सारे मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमान कहते ही उसको हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक चले। तो हमारा ये दावा कहाँ है कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है? ठीक है, आप लेकिन आप ये सब बताएं, ये बाहर वेरीफाइबल नहीं है जो इंडिया में या फिर यूरोप में जाए, स्कैंडिनेविया वगैरह में, तो वहाँ ओके, पे क्यों नहीं मिलता तो है वेरीफाई कैसे वगैरह? करते हैं? वेरीफाई कुछ प्रूफ मिलना चाहिए कि कैसे? आर्कियोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स या फिर जो आर्कियोलॉजिकल, भी हो। ओके, आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिलना चाहिए। अगर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ ना ये सब मिले तो तो आप मोस्टली उसको मिडिल वेरीफाई ईस्ट नहीं। और अराउंड में ही मिलता है। इंडिया में वगैरह खोदे तो बुद्धिज्म या जैनिज्म के मिलते हैं। यानी खुदाई से कोई चीज मिलेगी तो आप वेरीफाई करेंगे, बगैर खुदाई के आप वेरीफाई नहीं करेंगे। कैसे कर सकते सबमिशन, हैं? फिर तो बिलीव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से साबित करे जरा। क्यों, मतलब है, मैं तो बोलूंगा कि सबमिशन ऑफ विल क्या कुछ एलियन की कर लीजिए, मैं बोलता हूँ, इसलिए बिलीव कर लीजिए। नहीं आप नहीं, जब डू आप यू करोगे इवन तब गेट इट? दिखेगा आपको। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे? लेकिन हम कैसे समझिए, मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, मैं अगर आप बोलेंगे कि ये नहीं, बिलीव करो, मैं न्यूट्रलिटी तो कैसे मेरे भाई कर लूँ? पॉसिबल ही नहीं है ना दुनिया में, कोई भी आदमी न्यूट्रल हो ही नहीं सकता। न्यूट्रल एज एन आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन, उस हिसाब से न्यूट्रल बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे तो मालूम उसमें है आप कि आपका रिलीजन क्या है। बोल व्हाट आई एम सकते हैं, ट्राइंग टू क्योंकि से गॉड का कि एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं सबमिशन टू हुआ द विल ऑफ गॉड को खुदाई से कैसे साबित करेंगे, जरा इसको साबित करें। फिर हम लोग तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे नहीं नहीं, ठीक 200 है, मैं साल मैं पहले ये नहीं कह एलियंस रहा हूँ आए कुछ थे, भी बोल आप प्रूव सकते नहीं हैं, कर ऑफ कोर्स सकते। आप हाँ, कुछ भी बोल सकते मान हैं। व्हाट लो। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू दिस सिंपल क्वेश्चन, आपने कहा कि आर्कियोलॉजिकल होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकली आप साबित करें कि सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड 1400 साल पहले हो रहा था या नहीं हो रहा था, आर्कियोलॉजिकली साबित करना है। ये तो इमेजिनेशन हो गया। सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड इज नॉट, यू कैन नॉट, इट्स नॉट टेंजिबल, राइट? तो आप क्या एग्जैक्टली, मतलब, ये तो एग्जैक्टली, जो बिलीफ है। बिलीफ बिलीफ होता है कैसे वो प्रूव कर टेंजिबल सकते नहीं हैं? होता। दैट्स व्हाट आई एम तो ट्राइंग टू से। बिलीफ कैसे, बिलीफ बिलीफ तो कुछ टेंजिबल भी नहीं हो होता सकता है है सर। और इस्लाम बिलीफ का नाम है, प्रैक्टिस तो बाद में आती है। बिलीफ का सारे मतलब ये रिलीजन्स भी खुदा यही बोलते हैं एक सर, है, फिर बिलीफ खुदा गॉड पे एक भी है बिलीफ या फिर और भगवान पे उसकी भी बिलीफ मर्जी ही के है। मुताबिक चलना है। ये एक बिलीफ है और ये कंटिन्यूअस बिलीफ है जो पहले दिन से आ रहा है। बीच में कुछ लोग इधर उधर भटक गए, जो लोग इधर उधर भटक गए, किसी ने बुत बना लिए, किसी ने टेंपल बना लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे मिलेंगे। एक अनटेंजिबल को जैसे ही टेंजिबल मान लिया, आपको उसके आर्कियोलॉजिकल सबूत मिल जाएंगे, लेकिन अनटेंजिबल का कोई आर्कियोलॉजिकल आपको सबूत नहीं मिलेगा। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन फिर मुफ्ती सर, इसका हम लोग कैसे मान ले कि इस्लाम बुद्धिज्म से या फिर हिंदुइज्म से या फिर क्रिश्चियनिटी से अलग है, क्योंकि एवरीथिंग इज उसकी बेस्ड मैं ऑन उसकी वजह बिलीफ है। बताता हूं। चले आप हिंदुइज्म को ले लीजिए। आप हिंदुइज्म में इतना तो मानते हैं ना कि हिंदुइज्म में भगवान को, ईश्वर को निराकार माना गया है। हाँ, बोलते हैं वैसे, हाँ। बोलते वैसे ही है, ठीक है। और हम्म। अचानक वो निराकार से होते हुए आकार भी बन गया। ये एक्चुअली हिंदुइज्म में फिक्स नहीं है, क्योंकि वो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। कोई बोलते हैं आई ब्रह्मा नो की दैट। वो उत्पत्ति हुई फौरन या फिर उससे जैसे ही आप कुछ हिंदू कुछ हिंदू निराकार भी भाइयों बोल को सकते कॉर्नर करते हैं ना, तो वो फौरन इधर उधर भागते हैं कि नहीं वो ब्रांच, ये ब्रांच, वो ब्रांच। असल क्या है, वेदों में, आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है वो ये कि उसका वो निराकार है। निराकार का मतलब यह है कि वो टेंजिबल नहीं है। उसके बाद वो फिर टेंजिबल बना किसी मौके पर जाकर। तो इमेजिन करें कि वेदों में, कि जिसको आप ये कहते हैं कि ये पहले दिन से है, वेद जब से भी इंसानियत है, जब से वेद है, वहां तो खुदा को निराकार माना गया, टेंजिबल माना नहीं माना गया। बाद में जाकर टेंजिबल माना गया ना। आपके पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे अगर आपने कर भी लिया तो कितने हजार साल पहले आप जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप तो साइंस में बिलीव करते हैं ना, तो आप हिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा आप 6, 7, 8,000, 10,000 साल तक जा सकते हैं। आपको नहीं, डायनासोर के सबूत मिले और मिलियंस ऑफ इयर्स अगो है, जो वेरीफाइबल है, कार्बन डेटिंग वगैरह सब मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हाँ, जी, कितने हाँ। मिलियंस ईयर्स जरा बताना। आई डोंट नॉट एग्जैक्टली, लेकिन नहीं, मैंने हाउ मेनी मिलियन ईयर्स? नो, यू हैव टू नो। 63 होमो मिलियन सेपियंस, ईयर्स होमो अगो सेपियंस तो मैंने। दुनिया में 100,000 ईयर्स से हैं। मूर्तियां जो हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं। मूर्तियां नहीं, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, डायनासोर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। डायनासोर जो है वो सिविलाइजेशन नहीं है, मैं इंसानी सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ कि आर्कियोलॉजिकली आप हिंदुइज्म को कहां तक ले जा सकते हैं, कितने साल तक ले जा सकते मैं हैं, बोलिए हिंदुइज्म की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन बिलीफ। वो बोलते भाई। हैं कि पहले बिलीव करो फिर आप जानोगे, आपने वो कहा तो दैट्स कि नॉट हिंदुइज्म, प्रैक्टिकल। जैनिज्म, बुद्धिज्म को आर्कियोलॉजिकली साबित किया जा सकता है इस्लाम से पहले, कहां तक ले जा सकते हैं आप? पता नहीं, शायद बुद्धिज्म अराउंड दो जब बुद्धा आए थे अराउंड 6 बीसी, और हिंदुइज्म उसके बाद शायद 500 एडी वगैरह। आपको कुछ नहीं पता, आपको वो भी नहीं पता जिसको डिफेंड करने के लिए आप आए हैं।
हम मैं डिफेंड करने हिस्ट्री नहीं आया को हूँ, मैं वो मैं वही बता रहा हिंदुइज्म हूँ की कि साइड नहीं ले हिस्ट्री रहा हूँ। में आप मैं ये ज्यादा बोल से रहा हूँ कि ज्यादा जो नॉन हिस्ट्री 10,000 सुने साल सुने तक अब सुने सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सुन आप ले बोल सुन रहे ले कि अगर बिलीफ अगर आप बेस ले रहे कि यू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो अदर रिलीजन्स है दे आल्सो से द सेम थिंग दैट यू नीड टू बिलीव फर्स्ट देन यू विल नो। नो, आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू बिलीव फर्स्ट, ये मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट एंड यू हैव टू ओपन योर आईज, देन यू विल बिलीव इन इट। मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वेयर टू स्टार्ट? आप हाँ, बोलेंगे वेयर कि टू बिलीफ से स्टार्ट, स्टार्ट ये करें। बात सही है, ये बात सही है। पहला जो पॉइंट है ना जहां से आपको स्टार्ट करना है वो ये है कि आप रिलीजन के बारे में स्केप्टिकल होने के बजाय साइंस के बारे में स्केप्टिकल हो जाइए। पहला पॉइंट यहां से शुरुआत कर लें। आर यू रेडी फॉर दैट? साइंस की बुनियाद ही स्केप्टिसिज्म है। साइंस इस तो क्वेश्चन से आप स्टार्ट आप करता है, गिव अस आप आंसर्स साइंस व्हाई, के बारे हाउ में एंड वेयर। स्केप्टिकल है कि नहीं? मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो साइंस है, मैंने ये नहीं कहा जो साइंटिस्ट है कि साइंटिस्ट नहीं, लोग हैं, दे आर मेरे अल्फाज पे गौर स्केप्टिकल कीजिए। अबाउट एवरीथिंग। क्या वो लोग आप, नहीं बोलते फर्स्ट बिलीव एंड देन समथिंग विल बी प्रूवन। हम भी नहीं वो बोलते, पहले हम भी नहीं बोलते हैं, तो आप हमें मिसरिप्रेजेंट ना करें। मैं ये कह रहा हूं कि साइंस के बारे में आप स्केप्टिकल हैं। हाँ आंसर मिले जो ठीक, लॉजिकल लगे, जो ठीक है, वेरीफाइबल है, देन एवरीथिंग इज बिलीवेबल और डिस्प्रूवेबल। ठीक है। आप डार्विनियन एवोल्यूशन के ताल्लुक से स्केप्टिकल हैं? जहां तक एविडेंस मिला है, लेकिन कुछ हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन नहीं, हो तो कुछ भी सकता है, वो बताए। अभी तक स्केप्टिकल हैं? डॉकिंस की किताब में लिखा है कि अब तक तो ऐसे है, लेकिन कुछ डॉकिंस भी की हो किताब में सकता लिखा है। है। ठीक है, डॉकिंस ने चूंकि कह दिया, यानी आप ये कह रहे हैं अभी तक एविडेंस की बुनियाद पर मैं स्केप्टिकल नहीं हूं, आगे स्केप्टिकल बन सकता हूं, राइट? हाँ, लेकिन बात ऐसी है आप कि जितना स्केप्टिकल नहीं है आप मेरे भाई, आप स्केप्टिकल नहीं है, मैं स्केप्टिकल हूँ, लेकिन अगर नहीं है। आपको जितना क्या बड़ा पता कि जो सबूत मिले वो सही भी मिले कि नहीं मिले? नहीं पता आपको। आपको क्या सबूत, पता कि किसी साइंटिस्ट ने अगर बोला तो सही बोला, हो सकता है झूठ बोल रहा हो। डॉकिंस के लेकिन वापस वेरीफाई कर सकते हैं झूठ बोलता है। हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर उसके पीछे नहीं मोटिव कर हम लोग सकते देख क्योंकि आप सकते हैं। साइंटिस्ट नहीं है, यू कैन नॉट डू इट। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हज़रत, क्या हाल सलाम, है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, श्री राम भाई जी, हज़रत कुछ हाँ, ऐड करना Go चाहते ahead, हाँ। हैं? श्री राम भाई, आपने कहा कि डॉकिंस की किताब में लिखा हुआ है इवोल्यूशन प्रूवन थ्योरी है, कहाँ लिखा हुआ है, आप मुझे बता सकते हैं? प्रूवन थ्योरी नहीं, मैं बोल रहा था कि उन्होंने लिखा है कि इट कैन बी डिसप्रूवन, लेकिन हाँ, इट उस कैन बी टाइप का डिसप्रूवन। सबूत मिलना चाहिए हाँ, तो देखें, जो अब प्रॉपर आपने नहीं मिला है। अब आपने देखा, आपने क्या किया कि आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ना वो रिचर्ड डॉकिंस है। मैंने इसीलिए कहा था कि आप एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। नहीं, वो सिर्फ नहीं है, मैं उनका सिर्फ एक कोट बताऊं, ऐसे नहीं कि जैसे मैं जैसे फॉलो मैं करता हूँ। साबित करता हूँ कि नहीं, सिर्फ वो नहीं है, तो और क्या है? अच्छा, बाकी सब मजेदार कुछ जो बात यह पढ़ते है हैं हम लोग, हजरत जो कि कुछ रिचर्ड पढ़ा है डॉकिंस स्कूल में, हिमसेल्फ इज कॉलेज नॉट में। अ साइंटिस्ट बट जी, साइंस जर्नलिस्ट है। वो बंदा साइंटिस्ट भी नहीं है। मैं नहीं साइंटिस्ट बोल नहीं। रहा हूँ कि वो साइंटिस्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ साइंटिस्ट है। भाई, आप इतनी देर से साइंटिस्ट के तो रेफरेंसेस दे रहे हैं, फिर आपने ले- रिचर्ड डॉकिंस को कोड क्यों किया अगर वो साइंटिस्ट नहीं है? तो व्हाई आर यू कोडिंग अ नॉन साइंटिस्ट दैट मेक पर्सन सेंस, वो टू सेंसिबल है। प्रूव योर पॉइंट? वो किसी की साइड नहीं ले रहे कि ये करो वो करो। इट्स ऑल वो तो साइड ले रहे हैं, वो बेस्ड तो ऑन एथीस्ट, ट्रूथ। वो तो डिक्लेयर्ड एथीस्ट है, हमेशा रिलीजन के खिलाफ बोलता है, उसने साइड ले ली। लेकिन ऐसे अगर आप जिसकी सुनते हो, कैसे? यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग एज अ हाउ डू यू नो इट मेक्स सेंस? आपने कहा ये दैट मेक्स सेंस। हाउ ठीक है। डू यू नो इट उन्होंने, मेकिंग सेंस? क्योंकि मुझे दिमाग है, मुझ में समझने या फिर तोड़ने की उसमें शक्ति है, मैं कर सकता हूँ वो वो लॉजिकली। दिमाग तो बहुत सारे लोगों के पास है, खाली आप यूनिक इंसान तो नहीं है। टू मेनी अदर्स इट डजंट मेक एनी सेंस। तो फिर वो उनकी सोच है, फिर मैं कैसे बोल सकता कि ऐसे सोच हम है? ये भी तो कह मैं तो सकते हैं कि मिल वो के आपकी सोच सोच सकता है। हूँ ना। जब हम ये कहते हैं कि वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड सोच है तो आपको बुरा लग जाता है कि नहीं, ये तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं नहीं, है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मतलब ऐसे ये नहीं हो रहा है कि ठीक है रेस्ट्रिक्टिव सोच के, मुझे समझ में आ रहा है कि कैसे रेस्ट्रिक्टिव। तो आप बोल रहे हैं कि जो कुछ बिलीव वगैरह है, एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अच्छा, साइंस, चलिए एक और बात बताएं साइंस। कि आपने एंटी एवोल्यूशन पर कितना लिटरेचर पढ़ा है? एंटी एवोल्यूशन पे नहीं पढ़ा है मैंने ज्यादा कुछ। नहीं पढ़ा ना, तो आपने मैं एक बता ही दूं, साइड जीरो। देखी ना। मेरे ख्याल से आपने सारे जो रिलीजियस आपने स्क्रिप्चर्स वगैरह सिक्के है, का वो देयर एक ऑल ही एंटी रुख देखा है एवोल्यूशन। मेरे भाई, सिक्के का एक ही रुख, और फिर कह रहे हो कि मैं तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूं। हमने तो मैंने दोनों रुख डिटेल में देखे, नहीं हमने पढ़ा दोनों है, पढ़ा है। लेकिन हमने मैंने इधर भी डिटेल में पढ़ा, नहीं उधर भी पढ़ा। पढ़ा। मैंने डिटेल में हमने नहीं डिटेल। हमने हमने रिलीजन के हक में भी दलीलें पढ़ी हैं और रिलीजन के खिलाफ भी दलीलें पढ़ी हैं, दोनों पढ़ी हैं। तो मैंने हम तो पढ़ा नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं मैंने हो डीप सकते। में आपने सिर्फ एक साइड देखी है और आप ये कह रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सुनिए, मैंने डीप में नहीं पढ़ा है, लेकिन जहां तक जैसे श्रीराम साहब, मैं क्रिश्चियनिटी आपको बोलती है एक कि एक काम करते हैं, क्योंकि बात ह्यूमन ज्यादा लाइफ भी हो गई इवॉल्व और मुझे लग रहा है 6 जैसा मिलियन मुफ्ती ईयर्स साहब ने अगो। बोला जैसा कि मुफ्ती साहब ने बोला कि आपका जो थोड़ा सा नॉलेज है ना वो वन साइडेड है। सो लेट मी गिव यू अ टास्क, आई वुड से, अगर आप बुरा ना माने तो
आपके पास एक नेट पे आप सर्च करेंगे साइंस एंड होमोसेक्सुअलिटी पॉलिटिकल बायस इन मॉडर्न एकेडमिया बाय लाइसों वीजी, ये एक आर्टिकल है रशियन जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी में, ये पब्लिश किया गया था 2019 में। इसको जब आप एक बार पढ़ लेंगे ना, एंड यू आप चेक कर सकते हैं क्रॉस रेफरेंसेस जो इसमें दिए गए हैं, यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी की कितना बायस होता है जो साइंटिफिक रिव्यूज होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, इनमें कितना बायस होता है। एक बार इसको पढ़ें और उसके बाद यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव, आई एम श्योर अबाउट दैट। चलें ठीक है। अगर तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.